अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी थर्ड वीडियो है CNS फार्माकोलॉजी के ऊपर। इसमें हम पढ़ेंगे एंटी सीवियर ड्रग्स। ये चैप्टर थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता था और थोड़ा सा मुश्किल है भी, क्योंकि इसमें याद करने वाली काफ़ी चीज़ें हैं। तो आई विल ट्राई कि मैं इसको आपके लिए ईजी बना सकूँ। तो सबसे पहले हम सीवियर की बात करते हैं। सीवियर्स क्या होते हैं? सर्टन एक्सेसिव बट फाइनाइट डिस्चार्ज इन द CNS न्यूरॉन, यानी कि जो ब्रेन है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डिस्चार्ज होने लग जाए, उसको हम सीवियर्स कहते हैं, जिसको हम झटके कहते हैं, मिर्गी के दौरे कहते हैं। तो इसके आगे जो है वो डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक होता है टोनिक, क्लोनिक और पार्शियल सीजर्स। टोनिक क्लोनिक में क्या होता है कि एक टोनिक फेज होता है जिसमें 1 मिनट तक लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है, मसल रिजिडिटी, रेस्पिरेटरी अरेस्ट। फिर अगले 2 से 3 मिनट के अंदर जर्किंग ऑफ मसल्स होती है, लिप, टंग बाइट, यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो जाती है। तो ये हमारे पास टोनिक क्लोनिक सीजर्स हैं। फिर एब्सेंट सीजर्स हैं जिसको पैटिट माल कहते हैं, टोनिक क्लोनिक को ग्रैंड माल सीजर्स कहते हैं। ये पैटिट माल एब्सेंट सीजर्स हैं, ज़्यादातर बच्चों में होते हैं। इसमें जो है वो बिल्कुल ही लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है और एन्यूरेसिस भी होती है। फिर मायोक्लोनिक सीजर्स हैं, इसमें मसल रिजिडिटी होती है और ये बैकअप ड्रग्स हैं। ये यहाँ पे सारी ड्रग्स, ये सारे डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, इसको आप रीड कर लें। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन से सीजर्स में कौन सी ड्रग है। इतनी डिटेल की ज़रूरत नहीं है कि किस सीजर्स में कौन से फीचर्स आ रहे हैं, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं और ये हमने फिजियो में भी पढ़े थे। तो सबसे पहले बात करते हैं टोनिक, क्लोनिक और पार्शियल सीजर्स की। इसका निमोनिक है VLC प्लेयर। तो एक जो ड्रग है वो काफ़ी सारे सीजर्स में भी यूज़ होती है, कुछ में यूज़ होती है और कुछ में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, कुछ इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं, ड्रग इंट्रैक्शन हैं, सारा हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले टोनिक क्लोनिक वाली हैं। सबसे पहले टोनिक क्लोनिक वाली सीजर्स हैं, इसमें है वेल्प्रोइक एसिड, वीसेबिल, एल्से, लेमोट्रिजिन, कार्बामेज़ेपिन और फेनिटोइन। ये वाली जो है वो इसके लिए ड्रग्स हैं, इसको आपने रट्टा ही मारना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एब्सेंट सीजर्स, इसमें है एथोसोसिमाइड, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, वेल्प्रोइक एसिड है और क्लोनाज़ेपैम है। इसके अंदर भी VLC आ गया, इसमें C क्लोनाज़ेपैम है, इसमें VLC में कार्बामेज़ेपिन था। और फिर ये बैकअप ड्रग्स इस तरह से कुछ याद रख सकते हैं। वायरस, कॉड, पाकिस्तान फ्लोरिलॉग, ये मैंने एक वीडियो में निमोनिक देखा था। वायरस, विगाबैट्रिन, गाबापेंटिन, फिनोबार्बिटोल, फाल्बामेट और लैमोट्रिजिन, ठीक है। तो इसके बाद हम इसके इंट्रैक्शंस और मैकेनिज्म से पहले मैंने जो ये एंड पे चैप्टर पढ़ने के बाद निकाली हैं बातें, वो आप यहीं पे देख लें। जनरलाइज्ड एपिलेप्सी में ड्रग ऑफ चॉइस कार्बामेज़ेपिन, एब्सेंट सीजर्स में एथोसोसिमाइड, मायोक्लोनस में वेल्प्रोइक एसिड, फेब्राइल सीजर्स और स्टेटस एपिलेप्टिकस में डायज़ेपाम, इन्फेंटाइल स्पैज़म में कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैकेनिज़्म देख लेते हैं कि एपिलेप्सी का, सीजर्स का क्या होता है। तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है और ये जो है वो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है। तो पहले क्या होता है कि जो नर्व इम्पल्स आती है, ठीक है, सोडियम चैनल्स की वजह से नर्व इम्पल्स आती है, तो कैल्शियम चैनल्स जो लगे होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। जब कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं तो यहाँ पे जो ग्लूटामेट है ये यहाँ से जो है वो रिलीज़ होता है और यहाँ पे जो है वो क्लेफ्ट में आता है। फिर ये 2 तरह के रिसेप्टर्स के ऊपर ग्लूटामेट लगता है, एक AMP रिसेप्टर्स होते हैं, एक NMDA रिसेप्टर्स होते हैं, ये ग्लूटामेट रिसेप्टर्स हैं। जब इसके ऊपर ग्लूटामेट आकर लगता है तो कैल्शियम अंदर जाता है, इसके ऊपर से सोडियम अंदर जाता है और फिर ये जो है वो नर्व इम्पल्स आगे ट्रांसमिट होती है, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा नर्व इम्पल्स एक्सेसिव डिस्चार्ज ना हो जाए तो बॉडी के अंदर जो मैकेनिज़्म है वो एक इनहिबिटरी न्यूरॉन भी साथ में होता है, ठीक है। इनहिबिटरी न्यूरॉन से जो है वो गाबा रिलीज़ होता है। गाबा हमने पढ़ा था ना कि क्लोराइड आयन चैनल ओपनिंग करता है और यहाँ पे क्लोरीन अंदर जाएगा और नेगेटिविटी आ जाएगी, ये हमने बेंजोडाइज़ेपिन वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो हमारे जो ड्रग्स होंगे सीजर्स को कंट्रोल करने के लिए वो होंगे जो कि सोडियम चैनल को ब्लॉक कर दें, ठीक है। वो ड्रग्स होंगे जो कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक कर दें। वो ड्रग होंगे जो कि ग्लूटामेट को रिलीज़ ना होने दें, ठीक है। वो ड्रग्स होंगे जो NMDA के ऊपर एंटागोनाइज़ करेंगे ताकि जो है वो इम्पल्स आगे ना आ जाए, हमें एक्सेसिव डिस्चार्ज को रोकना है, ठीक है। और इसके अलावा वो ड्रग्स होंगे जो कि गाबा की एक्टिविटी को बढ़ाएंगे, क्योंकि गाबा से क्या हो रहा था कि क्लोरीन अंदर ज़्यादा हो रही थी और क्लोरीन अंदर ज़्यादा होने से क्या होता है, इनहिबिशन हो रही थी। तो हमें इसको फैसिलिटेट करना है और इसको इनहिबिट करना है। तो ऐसे होंगे जो कि गाबा को रिलीज़ ज़्यादा हो करवाएंगे, वो होंगे जो गाबा की रीअपटेक को कम करेंगे। वो ड्रग्स होंगी जो कि गाबा को ब्रेक डाउन होने से रोकेंगी, ठीक है। आपको समझ आ रही है कि किस तरह से मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन होगा सारे ड्रग्स का। अब हम इसके बाद बुक से देखते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारे पास फेनिटोइन है,
और ये जो ड्रग इंट्रैक्शन है इसको आप रीड कर लें। इसमें यह है कि जो एंटी-सीयर ड्रग्स होती हैं वो कुछ हेपेटिक एंजाइम इंड्यूसर होती हैं, कुछ इनहिबिटर होती हैं। जो इंड्यूसर है उसने मेटाबॉलिज्म ज़्यादा कर देना है और बाकी ड्रग्स जब ज़्यादा मेटाबलाइज होंगी तो उनकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। जो इनहिबिटर है वो एंजाइम्स को इनहिबिट करेंगे तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म स्लो होगा और कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यहाँ पे देखें सबसे पहले आ गया सोडियम चैनल ब्लॉकेट। अब इसमें जो जो ड्रग्स हैं वो तो रटाइल कहानी है ना, जैसे फेंटोइन, कार्बामेट, लैमोट्रिजिन, जोनिसामाइड, फिनोबार्बिटोल, वेल्प्रोइक एसिड, ये सारे सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं। जो मैंने आपको डायग्राम में अभी बना के दिखाया था, सोडियम चैनल प्री साइनेप्टिक पे था, वो ब्लॉक होगा तो नर्व इम्पल्स आगे ट्रांसमिट नहीं होगी। फिर कुछ गाबा रिलेटेड टारगेट्स होते हैं, ठीक है। बेंजोडाइज़पीन जो कि ड्यूरेशन को बढ़ा रहे थे, फिनोबार्बिटोल जो कि बारबिटूरेट्स में थे, सॉरी ये ड्यूरेशन बढ़ा रहे थे, ये फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहे थे। वीगा बैटरिंग वो ड्रग है जो गाबा अमाइनो ट्रांस अमाइनेज को ब्रेक करती है। जो गाबा अमाइनो ट्रांस अमाइनेज है इसने गाबा को ब्रेक डाउन करना होता है, तो ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे तो गाबा ब्रेक डाउन नहीं होगा। जब गाबा ज़्यादा होगा तो क्लोराइडाइन चैनल की कंडक्टेंस ज़्यादा होगी, क्लोराइडाइन ज़्यादा जाएगा जो प्रोसाइनेप्टिक न्यूरॉन में और इनहिबिशन होगी, ठीक है, और एपिलेप्सी कंट्रोल होगी। और टीगाबीन है या टियागाबीन जिस तरह से भी इसको प्रोनाउंस करना है, तो ये गाबा ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करता है। जो कि मैंने आपको बताया था ना कि वो जैसे नोरेपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर होता है, इस तरह वो जो वापस उसको अपने न्यूरॉन में लेके जाता है उसको इनहिबिट करता है, ठीक है। ये हमारे पास सोडियम चैनल ब्लॉकर्स आ गए, ये हमारे पास गाबा रिलेटेड टारगेट्स आ गए। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। जो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करते हैं वो एथोसुजिमाइड है। इसके अलावा ये वेल्प्रोइक एसिड है, गाबापेंटिन है, प्रीगैबलिन है, ये सारे कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करते हैं। फिर अदर मैकेनिज़म्स में टोपिरामाइड है जो NMDA ग्लूटामेट रिसेप्टर्स के ऊपर नेगेटिव करता है। गाबा के साथ भी इसका होता है, सोडियम चैनल को भी ब्लॉक करता है। तो इससे आप देख रहे हैं कि सोडियम चैनल को काफ़ी सारे ब्लॉक कर रहे हैं, तो एक ड्रग का डिफरेंट एक्शंस भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद वेल्प्रोइक एसिड वाला है, ये सोडियम को ब्लॉक करता है। हमने पहले भी कितने सारे यहाँ पे पढ़े हैं जो सोडियम को ब्लॉक कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे भी वेल्प्रोइक एसिड लिखा हुआ है। इसके अलावा गाबा के साथ भी होता है और ये पोटेशियम का इन्फ्लक्स ज़्यादा करता है। जब पोटेशियम सेल में ज़्यादा होता है तो हाइपरपोलराइजेशन होती है। हाइपरपोलराइजेशन होती है मतलब डिपोलराइजेशन नहीं होती और इम्पल्स ट्रांसमिट नहीं होती। फेल्बामेट जो है वो ग्लूटामेट रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट है, जो हमने पढ़ा था ना, NMDA रिसेप्टर ग्लूटामेट का रिसेप्टर था। तो ये आपने सबके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद कर लेने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं क्लिनिकल यूजेस। अब इसमें ना मतलब याद करना है कि जैसे ये और ये जो भी इनके जो भी जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स हैं इसमें कौन कौन सी यूज़ होती हैं। आपने ये नहीं याद रखना कि ये होता क्या है, मतलब कंसेप्ट के लिए तो ठीक है, लेकिन आपको सवाल इसी तरह आएगा कि जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स में कौन सी यूज़ होती हैं। तो इसमें आप देखें कि ड्रग ऑफ चॉइस ये है वेल्प्रोइक एसिड, जो हमने क्लासिफिकेशन में भी देखा था। कार्बामेज़ेपिन, फेनिटोइन, फिनोबार्बिटोल, VLC प्लेयर से हमने याद रखा था। फिर पार्शियल सीजर्स में फेनिटोइन, लैमोट्रिजिन और कार्बामेज़ेपिन, ये भी VLC प्लेयर वाली हैं, लेकिन हमने इसमें से V गायब कर दिया। फिर एब्सेंट सीजर्स हैं जो कि बच्चों में ज़्यादा कॉमन थे, इसके अंदर एथोसुजिमाइड और वेल्प्रोइक एसिड यूज़ होता है। एथोसुजिमाइड का क्या था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। वेल्प्रोइक एसिड का क्या था, वो काफ़ी सारे थे, वो हमने यहाँ पे देखा है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको याद रखना है। फिर मायोक्लोनिक के अंदर जो हमने यहाँ पे भी देख लें और यहाँ से भी हमने याद रखा था कि मायोक्लोनिक में कौन सी यूज़ होती हैं, तो मैंने इसलिए कहा था कि थोड़ा याद करने वाला ज़्यादा है। स्टेटस एपिलेप्टिकस का हमने पिछले 2 चैप्टर्स में भी पढ़ा है, तो इसके अंदर भी फिनोबार्बिटोल, फेनिटोइन, लोराज़ेपम और फेनिटोइन यूज़ हो सकती है, ठीक है। लोराज़ेपम भी हो सकती है, राइज़ेपम भी हो सकती है। स्टेटस एपिलेप्टिकस वो सीजर्स होते हैं जो एक के बाद एक दोबारा कोई जा रहे होते हैं। अब ये है अदर क्लिनिकल यूजेस, ये ऐसी क्यों आया हुआ है, उसमें उन्होंने पूछा हुआ है कि एपिलेप्सी के जो ड्रग्स हैं उनके यूजेस बताएं जो कि एपिलेप्सी के अलावा यूज़ होती हैं जहाँ पे। तो उसमें आपने लिखना है कि जो वेल्प्रोइक एसिड है ये जो होता है ना बाइपोलर डिसऑर्डर, उसका एक फ़ेज़ होता है मैनिया फेज़, उसमें वेल्प्रोइक एसिड होता है। फिर कार्बामेज़ेपिन जो है वो ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के अंदर, गाबापेंटिन पोस्ट हेपेटिक पेन के अंदर, टोपिरामाइड माइग्रेन के अंदर, प्रीगैबलिन न्यूरोपैथिक पेन के अंदर यूज़ होती है। ये इसके वो यूजेस हैं जो कि एपिलेप्सी से हट के हैं। तो इसका जो है वो आपने ये 5 पॉइंट्स याद रख लेने हैं। उसके बाद आती है टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी में जो वेल्प्रोइक एसिड है, इस तरह से क्वेश्चन आता है कि वेल्प्रोइक एसिड का एक्शन लिखें और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखें, उसकी टॉक्सिसिटी लिखें, उसके ड्रग इंट्रैक्शंस लिखें। इस तरह ड्रग का नाम लेके भी आता है। तो वेल्प्रोइक एसिड की टॉक्सिसिटी है कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स करवा सकती है,
कार्बामेज़ेपिन सी से याद रखना है क्रेनियोफेशियल एबनॉर्मेलिटी स्पाइना बाइफिडा, और जो फेनिटोइन है ये फीटल हाइडेन सिंड्रोम करवाती है। फिर आगे जो ये टेबल है ना, इसमें आपने कुछ के याद रखने हैं, जैसे कि बेंजोडाइज़ेपिन का तो पढ़ा हुआ है, कार्बामेज़ेपिन का पैराग्राफ में पढ़ लिया है। इसमें से याद रखना है क्रेनियोफेशियल एबनॉर्मेलिटी सी से याद रखना है। एथोसोजीमाइड का याद रखना है कि ये जीआईटी डिस्ट्रेस करवाता है। उसके बाद इम्पोर्टेंट है फेनिटोइन का इम्पोर्टेंट है, तो उसमें ये जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया करवाता है, एचुरिज्म कराता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी करवाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। और वैल्प्रोइक एसिड का याद रखना है। ये हो गया एक कार्बामेज़ेपिन हो गया, एथोसोजीमाइड हो गया, फेनिटोइन हो गया, वैल्प्रोइक एसिड, इनका आपने याद रखना है। ठीक है, पूरा टेबल तो एकदम से नहीं ना याद हो सकता आपको। तो उसके बाद आपने ये एमसीक्यूज़ देख लेने हैं, और एक दो पॉइंट्स जो कि मुझे मिले हैं वो इस तरह से हैं कि डोज टेम्परिंग इंपॉर्टेंट होती है एंटीसीएड ड्रग के लिए, और विड्रॉल करना इजी होता है फॉर एथोसोजीमाइड, जो कि इसका भी हमने एडवर्स इफेक्ट क्या देखा था, जीआईटी डिस्ट्रेस। और इसके अलावा जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है वो फेनिटोइन से होती है, ये मैंने एमसीक्यू देखा था, और ये इस टेबल में भी लिखा हुआ है इसकी टॉक्सिसिटी में। नेक्स्ट हमारे पास ये अदर यूजेस हो गए जो हमने पहले भी देखे हैं। इसके अलावा ये पोटेंट इनहिबिटर जो हैं वो कार्बामेज़ेपिन, फेनोबार्बिटॉल, फेनिटोइन, ये इंड्यूसर्स होते हैं। इनहिबिटर्स दो होते हैं, वैल्प्रोइक एसिड और फैल्बामेट, ये हैं इनहिबिटर्स। तो इस तरह से अगर इसके बाद ये समरी भी आप देख सकते हैं, और इस तरह से आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।